कांट स्टडी ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस इन ओनली वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जो थोड़ा बहुत भी डिफरेंस सब्जेक्ट है, जो थोड़ा बहुत एक अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन साइंस वर्ड एक छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट, ये मैथमेटिक्स, अगर ये वन सब्जेक्ट्स को ऐड करके समझने की एबिलिटी आ जाती है तो एप्लीकेशन हर सब्जेक्ट की किया जाए। लेकिन इस नेचर में एक ही सब्जेक्ट है, वो है साइंस। ये सिंगल सब्जेक्ट ऑनली, डिफरेंट सब उस चीज़ में दिमाग में क्या आएगा कि वो कैसे साइंटिफिक है। पहले के ज़माने में जो हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ से हम आगे ग्रो, जो कुछ भी राइट हो रहा था तो जो सही किया है उस चीज़ को समझ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। उसको आप एक अलग व्यू से देख पाएंगे, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और वो पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड व्यू से दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने दिमाग में अपनी अपनी जो भी डेफिनेशंस होंगी वो आप एक बार इसको सोच करके रखिए। टॉपिक साइंस अपन बचपन से ही पढ़ते आए हैं, इसलिए हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ डेफिनेशन जरूर होगी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेफिनेशन और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी अगर अपन देखें तो उसके अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ साइंस ये दी गई है, द इंटेलेक्चुअल एंड द प्रैक्टिकल एक्टिविटी कंप्राइजिंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल नेचर वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसी डेफिनेशन को ही अगर मैं थोड़ा सा अपने मुताबिक अगर मैं बोलूँ इजी लैंग्वेज में तो ऐसा बोल सकते हैं, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर मीन्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नेचर। अब जो कुछ भी नेचर में है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी, उसके बिहेवियर की सिस्टमैटिक स्टडी को साइंस कहा जाता है। अब उसके लिए अपन को नेचर के बारे में क्लियर व्यू पता होना चाहिए, हमें नेचर की क्लियर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो उसको क्या साइंस बोलेंगे या फिर इसको पढ़ेंगे तो हम साइंस बोलेंगे। तो सबसे पहले चलो नेचर की डेफिनेशन ही लेकर के आ जाता हूँ। नेचर अपन को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा मैं। नेचर अपना आसपास में जो कुछ भी जितना कुछ भी है अपने पास, चाहे अपन उसको देख सकते हैं चाहे नहीं देख सकते, चाहे उसको फील कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा, चाहे कोई ऑर्गन हो हमारा, कोई भी चीज उसको डिटेक्ट कर पाए चाहे नहीं कर पाए। यहाँ पे नहीं कर पाए वाली चीजें भी ला रहा हूँ, मतलब ऐसी चीजें भी हैं जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेचर के ऊपर, हम भी नेचर के पार्ट हैं, हमारे ऊपर लॉस लगते हैं, हम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं काम कर सकते, एक लिमिट से ज़्यादा हम चीज़ों के बाहर नहीं जा सकते। अगर रिसेंट थ्योरीज के अगर अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो जो कुछ भी अपन देख रहे हैं वो मैटर ओनली 1% ऑफ दी स्पेस को कंप्रेस करता है बस। बाकी जो कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब 99% से भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम की कुछ मैटर है जो उससे कंप्राइज होता है, लेकिन उसको हम इतने ढंग से अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर काम नहीं करता। वहाँ पे उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे मैथ्स काम आती है, हम मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, उससे ही ये रिजल्ट निकल के आया है, ये प्रूव्ड है कि होता है ये। लेकिन अब उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश जारी है। इट मीन्स कभी वो टूल बन सकता है, लेकिन इसलिए मैंने यूज़ करा कि अगर अभी के रेंज में अगर देखें तो उसको अब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी यहाँ प्रेजेंट है चाहे नहीं है वो सारा नेचर है। उसके बाद में कुछ भी देख लो प्रेजेंट में, यहाँ पे कुछ भी मैं जो कपड़े पहन रखे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी है अपने आसपास में, ये घर, ये वीडियो, ये आवाज, ये सब कुछ नेचर के अंदर है। हमारे आसपास जो कुछ भी है ये नेचर के अंदर है। हम कोई काम करते हैं, उस काम को करने के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी स्टडी की जा सकती है, मतलब बहुत कुछ छुपा हुआ है हर चीज में, मतलब मिस्ट्रीज। कोई भी चीज को अगर देखें तो उसमें मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं जो कि हमें डायरेक्टली नहीं दिखती हैं। ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड देख लो, ये सब कुछ ऐसे नहीं निकला है,
पहले के ज़माने में अगर कोई बोलता कि एक ऐसी डिवाइस पॉसिबल है या फिर मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे दूर कोई बंदा है मैं उससे डायरेक्ट उसको देख पाऊँगा या फिर उससे बात कर पाऊँगा, तो उसको कोई पागल समझेगा, नहीं समझते थे दुनिया उसको। लेकिन आज वो पॉसिबल है, हमारे आसपास में नॉर्मल सी बात हो गई है। तो ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हुआ, उस समय क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि वो सब कुछ मिस्टीरियस चीज़ों की इस साइंस के वर्ल्ड के अंदर, या फिर मैं बोलूँ नेचर के अंदर छुपा हुआ है। मीन्स नेचर इज मिस्ट्री, नेचर मिस्ट्री भी है, टाइम भी है, या टाइम भी है। उसके बाद में पास्ट भी नेचर है। सब कुछ जो कुछ भी अपन सोच सकते हैं ना, वो इस नेचर के अंदर आता है। तो मीन्स ये एक ब्रॉड व्यू है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा डीपली सोचो, आपको सब समझ आएगा। ये सब कुछ नेचर के अंदर आता है। चलो नेचर की डेफिनेशन मेरे को लगता है आपको शायद समझ आ गई होगी। चलो साइंस के ऊपर भी आते हैं। साइंस का वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है और उसका जो मीनिंग होता है उसमें टू नो। तो द बेसिक मीनिंग ऑफ साइंस इज टू नो, मीन्स टू नो, टू लर्न। तो किस चीज को लर्न करना, किस चीज को नो करना? द स्टडी ऑफ नेचर, टू नो द नेचर ऑफ नेचर, टू स्टडी द नेचर ऑफ नेचर। नेचर मीन्स बिहेवियर ऑफ नेचर। तो अब उसके अंदर सब कुछ आ गया। अब अपन इसको एक लिमिटेड व्यू से ही देखते हैं। हम ऐसा देखते हैं साइंस में से एक सब्जेक्ट अलग से नहीं। साइंस एवरीथिंग। अपन कोई भी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिस्ट्री छुपी हुई है। अपन कोई भी चीज़, मैं यहाँ तक कि इतनी छोटी सी जगह ये जो देख रहा हूँ ना, इस जगह को अगर पकड़ कर बैठ जाऊँ ना, तो इसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा स्टडी कर सकता हूँ कि अपन सोच नहीं सकते। मैं पूरी ज़िंदगी इस छोटी सी जगह पे ऊपर लगा रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शायद एग्जैक्टली इस जगह के बारे में पूरा 100% नहीं पता चल पाएगा। इस जगह पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, वो कैसे रैंडमली भाग रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल छोटा सा व्यू बताया मैंने उस एटम्स के अंदर जो और भी। ये छोटी सी चीज़ नहीं है। इसके ऊपर जब हम पढ़ते जाते तो पता चलता है पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ। और जब इन मिस्ट्रीज को जब अपन खोलते हैं तब पता नहीं क्या निकलता है, जिससे अपन को जो आसपास में अपन देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या निकल सकता है। ये तो अभी जो अपन आसपास में देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, ये तो अभी स्टार्टिंग है। मीन्स साइंस is everything which can be studied, everything। देख लो, अगर आज कोई आर्टिकल लिखना हो तो अगर उसकी स्टडी नहीं होगी है, अगर मुझे एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जो कि मैं चाहता हूँ कि वो मैं रिलीज करूँ और बिल्कुल सबसे ज़्यादा हाई ट्रेंडिंग पे हो, वो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, वो कब होगा? जब मैं ऐसी कोई चीज़ को निकाल करके दिखाऊंगा जो कि दुनिया के बहुत काम में आएगी। मीन्स मैं स्टडी करूंगा उस चीज़ को कि हाँ भाई ऐसी आर्टिकल कैसे लिखते हैं, दुनिया किस चीज़ को पसंद करती है। तो इधर दुनिया किस चीज़ को पसंद करती है, इधर लग गई साइकोलॉजी। किस टाइप का आर्टिकल लिखूं, कहाँ कौन सा मीडियम यूज करूं, इधर की स्टडी। उधर से अगर मेरे को कोई म्यूजिक बनाना है, म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, उसके अंदर पूरी साइंस है। मुझे पता नहीं क्या कुछ चाहिए। और ये साइंस हर बंदा, जैसे हम अगर अपन देखें कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं अलग अलग फील्ड्स में, वो अपने फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होते हैं। वो एक्सपर्टीज या फिर वो जो कुछ भी उनका जो उनका एक्सपीरियंस है, मीन्स वो एक्सपीरियंस से आया हुआ है।
मतलब उन्होंने उस स्टडी को समझ समझ के एक्सपीरियंस बना चुके हैं, तब वो उस चीज़ को स्टडी जो कर रखा है उन्होंने उसको अप्लाई करते हैं, तो फिर वो टॉप लेवल को अचीव कर चुके हैं। वो टॉप पे और ज़्यादा टॉप पे पहुँचते हैं, वो और ज़्यादा टॉप पे पहुँचते हैं। नीचे से भी अगर किसी को और ऊपर ग्रो करना है, मीन सक्सेस पानी है, तो उसको इस चीज़ के जो उसको गैप फिल करना पड़ेगा, उस चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी। जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस पानी होगी, तो ये भी साइंस है। तो साइंस इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज साइंस, नेचर इज साइंस। ये एक ब्रॉड व्यू है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि एवरी सब्जेक्ट इज साइंस, ये थोड़ा सा अलग सा लग सकता है। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे कि अगर साइंस अब एवरीथिंग था तो एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, सभी अलग अलग सब्जेक्ट क्यों? वो इसीलिए बिकॉज अगर अपन चल ठीक है ये चीज़ मान लो, तो ठीक है अगर साइंस एक सब्जेक्ट मान लिया, तो सब्जेक्ट के अंदर भी सब्जेक्ट क्यों हो जाते हैं? 10th के बाद में जब साइंस लेते हैं तो उसके बाद में फिर आगे उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके आगे देखे तो पता नहीं कितने पार्ट्स हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज हमारा माइंड इस, ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो माइंड इतनी सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकता। इसलिए हमारे फ़ायदे के लिए या फिर हमें कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस करने के लिए हमने उसकी कैटेगरीज बना दी है, और उन कैटेगरीज को अलग अलग सब्जेक्ट के नेम से हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में अगर साइंस को देखा जाए तो साइंस इज एवरीथिंग। ओके, दैट्स वाई हमें एक साइंटिफिक वे से साइंस ही नहीं एवरी पढ़ना चाहिए। हम अगर मैथ्स को देख लें तो मैथ्स के अंदर भी कितनी स्टडी है, या फिर हम ये देखें कि मैथ्स इतनी बड़ी साइंस है। बिकॉज साइंस में अगर अपन बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें, बेसिक से ही शुरू हो जाता है अपने, मैथ्स की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। विदाउट मैथ्स हम नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट एक अपने जो साइंटिस्ट रहे हैं गैलीलियो गैलीली, उन्होंने ही बोला था, उनका एक बहुत ज़्यादा फेमस कोट है कि द बुक ऑफ नेचर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मीन्स मैथ्स बहुत ज़्यादा अटैच है साइंस के साथ। मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारे लिए है, to reduce the complications. That's why we name it as a different subject, mathematics. अगर हम उसको एक अलग नाम नहीं देते और उसको एक अलग तरीके से ना समझते तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हम कैसे समझते। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स और साइंस दोनों ही अटैच्ड हैं। अगर बिल्कुल सेम होती, चलो मान लिया सेम नहीं अलग अलग होती, तो हम बाद में जाकर के इन दोनों को एक साथ मिक्स करके क्यों पढ़ते? एक टाइम के बाद में अगर अपन देखें तो मैथमेटिक्स और साइंस दोनों को मिक्स करके पढ़ा जाता है। विदाउट मैथमेटिक्स हम साइंस नहीं पढ़ सकते। साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, इवन बायो के अंदर भी अच्छी खासी मैथ्स लगाई जा सकती है। मीन्स साइंस इज नॉट ओनली द वन सब्जेक्ट, इट इज़ द होल सब्जेक्ट विच, या फिर ऐसे मैं कहूँ कि एवरी सब्जेक्ट विच कैन बी पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज साइंस। तो मीनिंग साइंस के कॉन्सेप्ट्स या फिर साइंस को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ करके साइंस का फील लिया जा सकता है। एक साइंटिफिक थिंकिंग एक वर्ड होता है, वो वर्ड बहुत कुछ बता देता है हमें कि साइंस किस तरीके की है। जिस बंदे की साइंटिफिक थिंकिंग है उसके लिए साइंस वो ना पढ़ते हुए पढ़ रहा है। तो साइंस इज नॉट ए डिफरेंट सब्जेक्ट। या इवन अगर कोई अनपढ़ बंदे को भी अगर देखोगे ना तो वो भी बचपन से साइंस पढ़ ही रहा है। यहाँ तक कि अगर चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, सब्जेक्ट इंग्लिश ही ले लो चाहे, क्या इंग्लिश सब्जेक्ट को लिखने में बनाने में जिन्होंने बनाया होगा, क्या उन्होंने सोच समझ के नहीं बनाया होगा कि किस तरीके से कौन से वर्ड देने चाहिए, कौन सी आवाज़ हमारी निकलती है और कौन कौन सी आवाज़ को कौन कौन सा लेटर देना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी होगी।
उन्होंने सोचा होगा, फिर उन्होंने उस जो आवाज़ें हैं उन आवाज़ों को इंडिविजुअल नेम दे करके अल्फ़ाबेट्स बनाए, फिर उनको सेंटेंस बनाए, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रूल्स बनाए। क्यों बनाए? ताकि दुनिया समझ पाए। इस चीज़ को समझा पहले कि इंसानों को समझने के लिए अगर एक रिलेशन बना दिया जाए या फिर एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाए या फिर सिस्टम बना दिया जाए जो कि पूरा नेचर फॉलो करता है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं चीज़ें। उसका रिजल्ट देख लो, हम कितनी सारी लैंग्वेजेस के रूप में पढ़ रहे हैं, लैंग्वेजेस को अलग अलग आवाज़ों से अपने कम्युनिकेशन हो रहे हैं इतने लैंग्वेजेस से। तो मुझे लगता है अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि इट इज़ नॉट ए डिफरेंट सब्जेक्ट, इट इज़ ओनली वन। लेकिन हमें जरूरत पड़ती है इसको अलग अलग नाम देने की, बिकॉज वी कांट स्टडी ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो हमें कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जो थोड़ा बहुत भी डिफरेंस सब्जेक्ट है, जो थोड़ा बहुत भी हमें डिफरेंस लगता है, उसको हम एक अलग सब्जेक्ट के नाम से दे करके उसको एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और बाद में जैसे जैसे हमें समझ आता है हम कॉम्प्लिकेशंस को जोड़ सकते हैं। जब हमारी दिमाग ग्रो करता है, कॉम्प्लिकेशंस को समझने की एबिलिटी आ जाती है, तो हम उन चीज़ों को ऐड कर करके समझते हैं। तो फिर इससे क्या समझ आता है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ने के लिए उसको एक अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर एक ब्रॉड व्यू से, अगर एक ढंग से अगर उसको देखा जाए, तो ओवरऑल एवरी सब्जेक्ट इज ओनली वन एंड दैट इज साइंस। ये साइंस वर्ड एक छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट, ये ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन बी पॉसिबल, वो सब कुछ साइंस वर्ड में आ सकता है। मुझे लगता है शायद आपको समझ आ गया होगा। मीन्स ये सब्जेक्ट्स ओनली हमारे माइंड को समझाने के लिए सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इस नेचर में एक ही सब्जेक्ट है, वो है साइंस। द रियल मीनिंग ऑफ साइंस यही है।